हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। तो संविधान क्या है और संविधान क्यों है और संविधान किस लिए है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज आप लोग एक्चुअल संविधान को समझ पाओगे कि एक्चुअल संविधान है क्या। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, एक गाड़ी है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। एक गाड़ी है और उस गाड़ी के चार पहिए हैं। एक गाड़ी के क्या है, चार पहिए हैं। ये देखिए मैं चार पहिए बना देता हूं। चल, यहां पर मैं चार पहिए बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। बोले सर संविधान में पहिए में ये कैसे आ गए। आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि संविधान को आपको समझना पड़ेगा, रटने वाला काम नहीं है यहाँ पर। आपको समझना होगा। जब आप समझोगे ना तो चीजें आपको आसान लगेंगी और आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी, कभी ना भूलने वाला फैक्ट। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, अगर हम गाड़ी की बात करें, कोई गाड़ी है और इसके चार पहिए। ठीक है, इस गाड़ी के चार पहिए हैं। आई थिंक आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे, प्रॉपर दिख पा रहा है आप लोगों को। अब दिखने लगा ना। चलिए, तो देखिए ये जो गाड़ी है और इसके चार पहिए हैं। बताओ, अगर एक भी पहिया अगर कार का खराब हो जाए तो गाड़ी चलेगी क्या? एक भी पहिया नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि चारों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इधर समझते हैं कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देश क्या होता है। मैं पूछना चाहूंगा, बताइए देश क्या होता है। देश की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? व्हाट इज कंट्री? कंट्री क्या होती है? तो दोस्तों अलग अलग डेफिनेशन आप लोग दोगे कि कंट्री सर उसमें लोग होना चाहिए, जगह होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग डेफिनेशन दोगे। पर एग्जैक्ट अगर हम लोग कंट्री की डेफिनेशन देखें, जो हमारे यूनाइटेड नेशन के द्वारा कही गई है, अगर सभी देश उसे देश माने तो वो देश है। बात समझ रहे हो? अगर आसपास के जितने भी देश हैं, अगर किसी जगह को तो वो देश माने तो वो देश है, नहीं तो नहीं है। जैसे बात करें हम लोग ताइवान। ठीक है, जैसे ही ताइवान कहता है कि मैं एक देश हूं, तो आसपास के या चाइना खुद ही कह देता है कि यार ये तो देश नहीं है, तो मेरा हिस्सा है। ठीक है, तो यहां पर देश का मतलब क्या है? जब आसपास के लोग क्या माने कि वो देश है, यही कंट्री की डेफिनेशन होती है। आ जाओ। अच्छा, आपके हिसाब से देश में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? परिभाषा समझ लिया हम लोगों ने। कंट्री क्या है कि सभी देश अगर इसे देश कहें तो ये देश है। अब बताओ, किसी देश में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? कैसे डिफाइन करोगे कंट्री? क्या होना चाहिए उस देश पे? नियम कानून होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। संविधान ये भी ठीक है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी और सोचो। बताओ सबसे ज्यादा जरूरी क्या है किसी देश के होना? और बताओ। ये सब सेकेंडरी है, सबसे बुनियादी चीज। देखिए सबसे बुनियादी चीज है कि दोस्तों उस देश की क्या होना चाहिए? सीमाएं होना चाहिए। कहां से कहां तक? ठीक है, क्या होना चाहिए? बाउंड्रीज होना चाहिए, सीमाएं होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? बाउंड्रीज होना चाहिए, सीमाएं होना चाहिए। पहले तो सीमाएं होना चाहिए ना। सीमाएं होना चाहिए, बाउंड्रीज होना चाहिए। ठीक है, अब चलो भाई, सीमा हो गई, बाउंड्री हो गई, फिर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ? नागरिक होना चाहिए, लोग होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? लोग होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नागरिक। चलो बताओ, अगर किसी देश के पास सीमाएं हैं, नागरिक हैं, लोग हैं, सिटीजन हैं, क्या है? सिटीजन है, तो क्या वो देश होगा? हैं? क्या 15 अगस्त 1947 के पहले हम लोग देश थे? कहां देश थे हम लोग? बताओ। हम कह सकते थे कि हम एक देश हैं? नहीं कह सकते थे, क्योंकि हम लोग क्या थे? गुलाम थे। हमारे देश के पास सीमाएं थी, सिटीजन भी, नागरिक भी थे, पर फिर भी हम लोग क्या थे? एक देश नहीं थे। ठीक है, अब बताओ क्या जरूरी है? जो सीमाएं हैं, नागरिक है, नागरिकों के पास क्या होना चाहिए? आजादी होना चाहिए। नागरिकों की क्या होना चाहिए? आजादी। कैसे क्या होना चाहिए? नागरिकों के पास आजादी होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए।
अगर किसी देश में कोई लोग हैं वो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, तो कैसे पता चलेगा वो स्वतंत्र है? कैसे पता चलेगा वो स्वतंत्र है? बताइए कैसे पता चलेगा कि किसी देश में जो लोग हैं वो स्वतंत्र हैं? उनके पास मौलिक अधिकार होंगे, जैसे बोलने का अधिकार, ठीक है, बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, ठीक है, जितने भी जो मौलिक अधिकार हैं आपके, अगर आपके पास क्या होंगे, मौलिक अधिकार होंगे ना माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास क्या होंगे, मौलिक अधिकार, तो आप कह सकते हैं कि आप लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जो जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आपके मौलिक कर्तव्य होंगे, कुछ नागरिक होंगे, तो अगर वो स्वतंत्र हैं, अधिकार के साथ उनके मौलिक कर्तव्य भी होंगे। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है भाई। मौलिक कर्तव्य भी होंगे, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज, अंग्रेजी में बोले तो इनको फंडामेंटल्स राइट्स हो जाएंगे, और फंडामेंटल क्या हो जाएंगे, ड्यूटीज हो जाएंगी। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, उस जगह के लिए, लोगों के लिए नीति निर्देशक तत्व का होना जरूरी है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले भैया सीमाएं होंगी, नागरिक होंगे, आजाद होंगे। ठीक है, अब बताओ कि भाई सीमाएं भी हैं, नागरिक भी हैं और लोग आजाद भी हैं, तो क्या देश चल सकता है? नहीं चल सकता। तो उस देश को चलाने के लिए सरकार का होना जरूरी है। उस देश को चलाने के लिए सरकार को जरूरी है। सरकार क्या होती है भाई? कुछ लोग ऐसे होंगे जो कानून बनाएंगे। क्या होंगे? कानून बनाएंगे। उन्हें विधायिका कहेंगे। क्या कहेंगे? विधायिका। विधायिका वो लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं। ये क्या करेंगे? कानून बनाने वाले। कानून बनाने वाले। ठीक है, फिर एक होती कार्यपालिका। क्या होती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है भाई? कानून का पालन करवाएंगे। ठीक है, कानून का पालन, जो कानून का क्या करवाएंगे? पालन करवाएंगे। और एक होती है, क्या होती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होगी? अगर किसी के कानून का उल्लंघन हो रहा है तो न्याय दिलाएगी न्यायपालिका। और इन तीनों को ही हम लोग क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। अब देखो, जो देश है हमारा, जो राज्य है, वो कई राज्यों से मिलकर बना है। तो जो सरकार होगी वो देश की भी होगी, और वो जो सरकार होगी वो राज्य की भी होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? तो ये पूरी की पूरी जो चीज है, ये जो आपको पूरा का पूरा मैंने लिख के बताया है, अगर किसी एक किताब के अंदर, यदि किसी किताब के अंदर उस देश की सीमाओं के बारे में लिखा हो, उस देश के नागरिकों के बारे में लिखा हो, उस देश के लोगों की आजादी के बारे में लिखा हो, उस देश के अंदर सरकार क्या होगी, सरकार कैसे काम करेगी, विधायिका का क्या काम होगा, कार्यपालिका का क्या काम होगा, न्यायपालिका का क्या काम होगा, अगर ये सब चीजें किसी किताब में लिखी हैं, उसी किताब को हम संविधान कहते हैं। उसी किताब को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो ये देश की बात हो रही भैया। ठीक है, भारत देश की बात हो रही है, और यही सभी चीज किसी किताब में लिखी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। बताइए, समझने आ गया? अब कोई पूछेगा तो जीवन में भूल पाओगे आखिर संविधान क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? सीमाएं होती है। पहले हमारे संविधान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जब हमारा संविधान जो बना था उस समय इसमें कितने भाग थे भाई? जब बना था उस समय, या अभी वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो इसमें 12 भाग हैं। कितने भाग हैं? 12 भाग हैं, और 12 ही अनुसूचियां हैं। 12 भाग है, 25 भाग है, सॉरी 25 भाग है, 25 भाग है, 12 अनुसूचियां। जैसे ये 25 भाग भी नहीं लिखेंगे, 25 लिखना भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, पूरा दिक्कत होगी। मैं बता देता हूं भाग कितने हैं। 22 भाग है। ठीक है, आज वर्तमान में 25 हो गए, पर भाग वो 22 ही है। और 395 इसमें क्या थे? अनुच्छेद थे, अनुच्छेद है। ठीक है, और 12 क्या है इसमें? अनुसूचियां। 12 क्या है? अनुसूचियां। सब समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 क्या है इसमें? अनुसूचियां, वो भी हम लोग समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अब देखो, जिस प्रकार मैंने आपको समझाया है, तो किसी भी देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सीमाएं। इसीलिए इन 12 भागों में से जो पहला भाग है हमारे संविधान का, भाग जो पहला है उसमें किसके बारे में जिक्र होगा? सीमाओं के बारे में होगा। फिर जो भाग दूसरा होगा उसमें किसके बारे में होगा? भाग 2 में किसके बारे में होगा? नागरिकता के। और भाग 3 में किसके बारे में बात होगा? नहीं, आजादी के। भाग 3 में किसके बारे में होगा? आजादी के बारे में होगा। ठीक है, भाग 3 में किसके बारे में होगा? आजादी के बारे में। अगर हम लोग भाग 4 की बात करें, भाग 4 में किसका होगा?
मौलिक कर्तव्य, ठीक है, कौन से होंगे, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और भाग 4 की अगर हम लोग बात करें, भाग 4 में ही क्या हो जाएगा, एक का आ जाएगा, क्या जाएगा, का। तो उसमें किसकी बात हो जाएगी, सॉरी, ये भाग 4 में नीति निर्देशक आ जाएंगे और भाग 4 का में क्या आ जाएंगे, मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब बात करें जितने भी भाग बचे, जितने भी भाग बचे उन भागों में किसके बारे में जिक्र होगा, सरकार के बारे में बात होगा, सरकार कैसे काम करेगी, कैसे कानून व्यवस्था होगी, पूरा का पूरा जितने भी भाग होंगे वो इनमें काम होने वाला। बोलो इसमें कोई दिक्कत है यहां तक, अगर हम लोग बात करें, अच्छा स्टार्टिंग के भाग 5 की बात करें, कौन से की बात करें, भाग 5 में, भाग 5 में जो होगा वो केंद्र के बारे में बात होगी, किसके बारे में, केंद्र के बारे में। तो पूरा भाग जो 5 होगा उसमें केंद्र सरकार की बात होगी। जब केंद्र की बात करेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, विधानसभा, सॉरी संसद की बात करेंगे, संसद बोले तो लोकसभा, राज्यसभा की बात करेंगे, ठीक है, इनकी बात करेंगे हम लोग राज्य के हिसाब से। फिर इसके बाद अगर भाग 6 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग 6 की बात करेंगे तो उसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, राज्य के बारे में बात करेंगे, क्लियर है। और बाकी जो भाग बचे हैं उसमें इन्हीं दोनों के लिए और भी चीजें, जैसे भाई कभी कभी हम लोग बात करेंगे SC ST के हित के बारे में बात करेंगे, हमारे राज्य की सभा भाषाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पिछड़े जो राज्य है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, हमारे यहाँ चुनाव आयोग की बात करेंगे, भी चुनाव कौन करवाएगा, वित्त कौन करवाएगा, वित्त को कैसे देखेंगे, तो अलग अलग भागों में सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के आप लोग समझो, भाग पहले में क्या मिलेंगी, सीमाएं, भाग 2 में क्या मिलेंगी, ये भाग 2 लिखा है ना, 3 लिख दिया, भाग 2 में क्या मिलेगी, नागरिकता, भाग 3 में आजादी, आजादी भी कौन से, मौलिक अधिकार, भाग 4 की बात करेंगे तो मौलिक नीति निर्देशक, और भाग 4 में कहा जाएगा तो उसमें मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब एक और चीज समझिएगा भाई, एक और चीज समझिएगा यहाँ पर, अगर हम लोग सीमाओं की बात करेंगे ना माय डियर फ्रेंड, सीमाओं में भाग 1 में जैसे 395 अनुच्छेद है ना, तो हमने सीमाओं में कितने अनुच्छेद को बांट दिया यहाँ पर, 5। स्टार्टिंग के जो 5 अनुच्छेद हैं उनमें हम लोग सीमाओं का जिक्र करेंगे, ठीक है। फिर 6 से हम लोग किसकी बात करेंगे, 6 से हम लोग 11, 6 से 11 अनुच्छेद में हम लोग क्या करेंगे, नागरिकता की बात करेंगे। और फिर 12 से लेकर, हाँ 12 से लेकर हम लोग कहां पर, 36, 12 से लेकर 36 में हम लोग क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। फिर 36 से लेकर हम लोग 36 से लेकर 50, 36 से लेकर 51, 36 से लेकर 51 में नीति निर्देशक तत्व, और 51 में ही 11, 51 ABCD ऐसे 11, वहां पे क्या बात करेंगे हम लोग, मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे। तो कहां तक पहुंच गए, 51, ठीक है, 51 तक पहुंच गए। फिर 51 के बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही 52 आएगा तो हम लोग राष्ट्रपति की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे। फिर यहां से 52 से चालू हो जाएगा और फिर हम लोग किसको, केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। जब केंद्र सरकार पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। बताओ इसको लेकर आपको कोई दिक्कत है क्या, ये समझ नहीं आ रही चीजें, क्या है हमारा संविधान। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि संविधान क्या है तो आप अच्छे से बता पाओगे, ठीक है। आप इसमें कितने अनुच्छेद हैं, अच्छा अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूचियां क्या है, भाग क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। इसके रिगार्डिंग तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आ जाइए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, देखिए अगर कोई किताब है, देखिए कोई किताब जो है, किताब के अंदर अपन ध्यान से समझो, जो पहला पेज होता है ना उसे प्रस्तावना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रस्तावना, ठीक है, उसे प्रस्तावना कहा जाता है पहले पेज को। अब दूसरे पेज पे अगर हम लोग चलें, दूसरे पेज पे चलेंगे तो क्या होंगे, उस पे इंडेक्स लिखा रहता है, अध्याय लिखे रहते हैं, क्या लिख रहता है, इंडेक्स। तो इंडेक्स पे क्या लिखा रहता है, अध्याय। तो हमारे संविधान में भी जो अध्याय है वो उनको भाग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अध्याय से अगर हम लोग तुलना करें, भाग 1 मतलब अध्याय 1, ठीक है, अध्याय 1 प्रारंभ हो गया। तो ऐसे कितने अध्याय हैं हमारे इसमें, 22 अध्याय, कितने हैं, 22 अध्याय। अब जैसे कोई पार्ट स्टार्ट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो पैराग्राफ बने होते हैं, जैसे यहां पे लिखा होगा अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, ठीक है। तो अनुच्छेद का मतलब है उसमें जो पैराग्राफ है, जो बातें कहने चाह रहे हैं उसे अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुच्छेद, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिएगा, दो चीज होती है भैया, दो चीज होती है, एक होती है धारा और एक होता है अनुच्छेद, एक होती है धारा और एक होता है अनुच्छेद, ठीक है, एक होती है आपकी धारा और एक होता है अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल। और धारा को क्या बोलते हैं, धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, धारा को इंग्लिश में याद ही नहीं आ रहा, चलिए आ जाएगा, आप धारा याद करो। तो धारा और अनुच्छेद इतने तहत बोलते हैं ना इंग्लिश में, इसके अकॉर्डिंग टू,
क्या रिकॉर्ड क्या बोलते हैं? हिसाब से हो जाएगा। नहीं नहीं, धारा को क्या बोला जाता है, एकदम वर्ड याद एकदम से नहीं आती, कोई बात नहीं, समझो। तो धारा जो है, धारा भी क्या होती है, धारा और आर्टिकल एक ही होता है। धारा और आर्टिकल क्या होता है, एक ही चीज है, मतलब पैराग्राफ या नियम की बात हो रही, ठीक है। पर दोनों में अंतर क्या है, देखिए, अगर कोई चीज, अगर जो नियम है वो संविधान में लिखा जा रहा है, अगर वो संविधान में लिखा जा रहा है उसे हम आर्टिकल पढ़ेंगे, अनुच्छेद। अगर कोई कानून की किताब में लिखा जा रहा है, ठीक है, जो कानून की किताब होती है ना, कानून की किताब, क्या धारा, धारा को लॉ बोलते हैं? नहीं नहीं, लॉ नहीं बोलते, धारा सिविल राइट, राइट बोलते, क्या बोलते हैं? नहीं, तो धारा को याद नहीं आ रहा। अरे उसको क्या मतलब, आपको इंग्लिश जानना, समझो है? क्या बोलते हैं? चलो अभी तो आप धारा याद करो, हिंदी बढ़िया, धारा और अनुच्छेद। अगर अनुच्छेद बोले तो क्या है, आर्टिकल। अगर संविधान में कोई नियम लिखा जा रहा है वो क्या हो जाएगा, आर्टिकल। और अगर हम लोग बात करें कोई सेक्शन बोलते हैं, हाँ याद ही नहीं आ रहा, धारा मतलब सेक्शन, ठीक है। अगर कितना सिंपल वर्ड था, एकदम से याद नहीं आ, कोई बात नहीं। इधर देखिए, अगर धारा की बात करें तो वो कानून की किताब में लिखा जाएगा, वही कानून वो क्या हो गया, धारा। अगर कोई हमारे संविधान में कोई बात लिखी जा रही तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अनुच्छेद कहेंगे। इतना क्लियर है? चलिए, अब कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग लिखते हैं तो उस चीज को, जैसे हमने अनुच्छेद 1 लिखा, अब यहाँ अनुच्छेद 1 लिखते समय अब हमें लगा कि अपन को इस 4-5 लाइन लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तो अपन ने 4-5 लाइन लिख दी, पर इसमें हम लोग बाद में हमें याद आया कि इसमें और भी चीज हमें बढ़ाना है, बहुत सारी चीज उसमें डिटेल लिखना है। जैसे यहाँ पे अपन ने सीमाओं की बात कर दी, अब हमें और डिटेल में जाना, सीमा कौन कौन सी है, कितनी बाउंड्री है, ये दुनियादारी। फिर हम लोग क्या करेंगे, बैक पेज पे जाकर पीछे की साइड क्या लगती है उसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे संविधान में 12 क्या है, अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां, अनुसूचियां क्या होती है भाई, इन्हीं आर्टिकलों को एलिबरेट करने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संविधान में कुछ अनुसूचियां भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये ध्यान रखिए, शेड्यूल देखने को मिलेंगे आपको, अनुसूचियां। तो हमारे संविधान को पूरा देखो, मैंने बता दिया। एक तो क्या होगी, प्रस्तावना, जो पहला पेज होगा, फिर उसके अंदर कितने 22 भाग होंगे और 395 तो आर्टिकल थे जब बना था, पर अब 395 से ज्यादा आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर बार क्या होता है, अपडेट हो जाता है। हमारे संविधान को एक पावर है कि जिसमें हमारे संविधान में, हमारा जो संविधान है ना, इसमें हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। धारा, हाँ, हमारा संविधान है फ्लेक्सिबल है, कहीं कहीं पे फ्लेक्सिबल भी है, कहीं पर फिक्स भी है। दोनों चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कहीं लचीला है, कहीं फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। तो इसको लेकर समय समय पे क्या होते गए भाई, कुछ अमेंडमेंट होते रहे, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट मतलब सुधार होते गए हमेशा, तो उनके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। चलिए, इतना क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री, कि भैया बना कैसे, क्या रीजन था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला तो हम लोग इसके बारे में इतिहास जान लेते हैं, ठीक है। पहले पहले बना लें, फिर जब बन जाएगा तो बनने के बाद उसमें क्या होगा, प्रस्तावना है, उसमें क्या लिखेंगे, अनुच्छेद क्या है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका हिस्ट्री पढ़ने वाले। बताओ, इसको लेकर कोई समस्या है क्या? ठीक है, कि संविधान क्या होता है, उतना आपके दिमाग में चीजें सेट हो गई होंगी। जैसे अभी यश बोल रहे थे कि भाई हम भूल जाते हैं सर, कौन से अनुच्छेद के अंदर कौन सी चीजें हैं, वो इसीलिए भूलते हो क्योंकि आप उसको थोड़ा सा लिंक करके, ट्रिक की वजह से, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में याद करोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी हमेशा। अभी जैसे कभी भूल जाओगे तो गाड़ी का पहिया आपको ऑटोमेटिक याद आएगा, सर ने पहला पहिया सीमा बताया था, पहले भाग में सीमा है, फिर नागरिक बताया था, दूसरे भाग में नागरिक है, तीसरा बताया तो अधिकार है, आजादी है, और चौथा से चालू, 5वें से चालू कर दिया तो सरकार, 5वें में सरकार बता दी। तो 5 तक तो कम से कम याद हो गए, और मेनली ज्यादातर ये जो पूछे जाते हैं आपको 5 तक ही पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मतलब ज्यादा पूछने की अगर हम बात करें, यहाँ से पूछा जाता है आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, हाँ, सीमाएं पूछी जाती है, आपको नागरिकता के बारे में पूछा जाता है। तो हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और गहराई से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, इतिहास की अगर हम लोग बात करें, देखिए हमारे यहाँ जो संविधान बना वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, मगर दुनिया का अगर हम लोग पूछें कि सबसे पहले संविधान किस देश ने बनाया था, अमेरिका ने बनाया। विश्व में सबसे पहले जो संविधान था वो किसका था, अमेरिका का। अगर हम एशिया की बात करें, एशिया में सबसे पहले किसका था, जापान का। एशिया में किसका था, जापान का, और लिखित नहीं था। अगर हमारी बात करें तो हमारा लिखित है, और दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, इसे उधार का थैला भी कहते हैं, क्योंकि हमने दुनिया के सभी देशों के संविधान को स्टडी करा, और उसमें से जो जहां से अच्छी चीज मिली वो हमने हमारे संविधान में रखा, जो जहां से अच्छी चीज मिली थी हमने वो हमारे संविधान में रखा, ठीक है। चलिए, तो कहानी शुरुआत होती कब से, 15 अगस्त 1947, दिमाग में याद रखिएगा।
15 अगस्त 1947, ये वो दिन है जब हमें आजादी मिली। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। ठीक है, कैसे मिली आइए बताते हैं हम लोग कि विश्व युद्ध सेकंड चल रहा है। ठीक है, विश्व युद्ध ऐसे ही फर्स्ट हुआ था जहां पर गांधी जी और अंग्रेजों के बीच में एक समझौता हुआ था। गांधी जी को कहा गया था कि तुम हमारी मदद करो तो हम आपके क्या करेंगे, आपको आजादी दे देंगे। ठीक है, याद करो। पर ऐसा नहीं हुआ, जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ तो रॉलेट एक्ट जैसी घटना सामने आ गई। रॉलेट एक्ट मतलब ना बिना अपील बिना वकील डायरेक्ट जेल में बंद कर दो, ऐसी घटना हुई। अब विश्व युद्ध सेकंड चल रहा है तो फिर अंग्रेजों ने क्या बोला गांधी जी से, भैया हमारा सपोर्ट करो, हम तुम्हें क्या कर देंगे, आजादी कर देंगे। पर इस बार कहते हैं ना, दूध से जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो गांधी जी ने अब बोला कि अब तो सही मौका है कि एक हम आंदोलन चलाते हैं जिसको बोलेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा चलेगा? ठीक है, कब चलेगा? 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हो गई, यहां पर शुरुआत हो गई। ठीक है, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो बहुत ज्यादा अग्रसर हो गए। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हो गया, बहुत जन सैलाब आ गया, सब लोग साथ दे रहे, सब लोगों का एक ही मकसद था कि अंग्रेज यहां से भारत छोड़ के चले जाए। ठीक है, उसी बीच क्या हुआ, अब ज्यादा प्रेशर बहुत पड़ रहा है तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है भैया हम चले जाएंगे, पर एक कंडीशन है। बताओ, अगर हम लोग ऐसे के ऐसे चले गए, अभी आपका पूरा पर्टिकुलर संविधान बना नहीं है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, आपका संविधान बनवा के चले जाते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, फिर हम लोग चले जाएंगे। ये कहाँ बात हो रही है? लंदन में। कहाँ बात हो रही है? लंदन में। लंदन में ये बात चल रही है। उस समय वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? नहीं, कौन से? नहीं, वहां के प्रधानमंत्री, जब बात कर रहा हूं मैं 1942, क्या नाम था प्रधानमंत्री का लंदन में? एटली एटली। हाँ, तो वहां के जो लंदन के प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है? एटली था कि एटली थे। हाँ, थोड़ा प्रोनाउंस कर रहे हैं, अपन देख लेंगे उसको। तो एटली ने क्या करा भाई, अपना जो वो रहता ना कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट समझते हो, जहां पर मंत्री बैठते हैं, तो वहां से उन कुछ 3 मंत्रियों को बोला कि एक काम करो, कैबिनेट के 3 मंत्रियों को बोला तुम जाओ भारत में जाओ और वहां पे जाकर इनका क्या बनवाओ, संविधान बनवाओ। तो भैया कैबिनेट मिशन आया भारत में। कैबिनेट मिशन मतलब समझ रहे हो, एटली के कैबिनेट से 3 मंत्रियों को पहुंचाया कि भारत जाओ और क्या बनवा के आओ, संविधान बनवा के। तो उसी को कहते हैं कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जहां आएगा देखेगा, पहले कहानी सुनो फिर डेट मेट तो अपन सब याद रहेंगे। जब कैबिनेट मिशन यहाँ आएगा तो देखेगा भाई किस तरीके से हमें क्या करना है, संविधान बनाना है। तो उसने देखा तो यार यहाँ पे तो 2 पार्टियां हैं, एक है मोहम्मद अली जिन्ना वाली और एक मुस्लिम लीग है और एक कांग्रेस। एक तो 2 पार्टियां चल रही हैं, अलग अलग दिमाग चला रही हैं। और पूरे भारत में देखें तो बहुत सारी देसी रियासत हैं। ठीक है, तो कैसे संविधान बनाया जाए कुछ समझ नहीं आया। फिर बहुत रिसर्च करके उन्होंने बोला, बहुत से लोगों ने सजेशन भी दी कि एक काम करते हैं, अपन संविधान सभा का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे? एक संविधान सभा होगी और उस सभा का काम होगा कि संविधान का निर्माण करना। भाई नाम ही है संविधान सभा, मतलब संविधान का निर्माण होगा। ठीक है, वो कैबिनेट मिशन भी इसी उद्देश्य से आया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा भाई, कैसे संविधान सभा बनवाए? तो बोले चुनाव करवाना पड़ेंगे। क्या करवाना पड़ेगा? पहले चुनाव करवाना पड़ेगा, तभी तो संविधान। भाई कहां कहां से? तो हर एक देसी रियासत से, छोटी रियासत से, एक कोई जो बड़ी है वहां से बहुत सारे लोगों को चुनाव के दौरान लाया गया। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन हुआ। कैसे होगा मैं पूरा बताऊंगा, प्रोसेस है, किस तरीके से वोटिंग होगी, कैसे चुनाव आयोग बनेगा, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो पूरा का पूरा एक क्या बनाएगी, संविधान सभा बनाएगी। ये संविधान जो सभा थी ये बन के तैयार हो गई दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में क्या हो गई, ये संविधान सभा बन के तैयार हो गई। अब भैया पहला बैठक का दिन होगा कि पहली बार बैठक करेंगे, तो 9 दिसंबर के दिन क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होगी। क्या होगी? पहली बैठक होगी। उस बैठक में क्या करें अब बैठक में क्या करें, अब नए नए काम है, समझने नहीं आया। बोले एक काम करते, एक अध्यक्ष होना जरूरी है। ठीक है, अध्यक्ष होना जरूरी है। बोले अध्यक्ष के लिए तो चुनाव होगा, सब लोग पहले चुनाव करेंगे, उसको अध्यक्ष बनाएंगे। बोले चलो चुनाव तो बाद में करेंगे, मगर पहले एक अध्यक्ष तो बना दो। तो बोले उस सभा में देखो सबसे बुजुर्ग आदमी, जो सबसे नॉलेजेबल व्यक्ति है, उसको देखा हमने, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था उनका? सच्चिदानंद सिन्हा। तो उन्हें क्या बना दिया, अस्थाई अध्यक्ष चुना गया।
अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सी सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा साहब को क्या कर दिया? सिन्हा साहब को क्या कर दिया? बना दिया अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, चाय बिस्किट खाए और अपने अपने घर चले गए, थोड़ी बहुत बातें हुई होंगी। ठीक है, फिर दूसरे दिन 11, एक दिन छोड़ के, ठीक है, एक दिन छोड़कर 11 दिसंबर 1946 को बोर्ड मोड दे चुके थे। अब एक स्थायी अध्यक्ष हमारे पास था जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, चाय पानी पिए, बिस्किट खाए, थोड़ी बहुत बातें हुई, अपने अपने घर चले गए। क्यों? क्योंकि अभी पता ही नहीं था करना क्या है, अभी पता ही नहीं था करना क्या है। अब देखो भैया, फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर के दिन फिर वापस से बुलाएंगे और इस दिन अपने चाचा जी जवाहरलाल नेहरू क्या करेंगे? एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव, भैया उद्देश्य क्या है? बैठक करवा ली, खर्चा कर रहे हो, उद्देश्य क्या है? जब तक उद्देश्य ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा संविधान बनाना है जो हमारे देश के लिए क्या हो? अलग हो। सब जगहों से हम लोग क्या करेंगे? दुनिया भर से अलग अलग उसे चीजें लेके आएंगे, बढ़िया शानदार, पूरे विश्व में सबसे अच्छा हम लोग को क्या बनाना है? संविधान बनाना है। ये हमारा क्या था? उद्देश्य था। तो ऐसे उन्होंने क्या कर दिया? उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया। और उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद अब बैठकें चलेंगी, कोई 2 महीने की चल रही, 3 महीने की चल रही है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सब अलग अलग ज्ञानी लोग हैं, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है। कोई बोलेगा ये कानून अच्छा नहीं है, कोई वो अच्छा नहीं है, कोई बोलेगा इसको ज्यादा ले लो। ठीक है, ऐसी कहानियां चलेंगी, बहुत लंबी लंबी बैठक चलेंगी, करीब करीब 2 साल 18 महीने, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो 2 साल कितने भैया? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, और पैसा करीब करीब 62 लाख रुपए पैसा खर्च हो जाएगा। ठीक है, 62 लाख रुपए क्या हो जाएगा? खर्चा। अब देखो 11, अब 13 तारीख के बाद समझो, 13 तारीख की जब बैठक हो गई, जवाहरलाल नेहरू ने उस उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया। अब समस्या आई, बोले कैसे काम करेंगे यार? ठीक है, अब सोचो क्या क्या जरूरत होगी संविधान सभा को। सबसे जरूरी है पैसा। अरे पैसा ही नहीं होगा तो कैसे काम होगा? पैसा भी जरूरी है, कहां से लाएंगे पैसा? इनको बिस्किट खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, पैसा कहां से आएगा? तो उसके लिए क्या किया गया? वित्तीय कमेटी बनाई गई, अलग अलग कमेटियां बनेगी, उनके अलग अलग अध्यक्ष होंगे, उनका काम होगा भाई अपना काम देखना। वित्तीय कमेटी बना दी। ऐसे ही एक लिखेगा कौन? कहां से किसको लेना है, कौन सा करना है? तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई, और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के हीरो जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर को क्या बना दिया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का कैसे लिखाएगा, कहां पे कौन सा पेज, ये सब काम इनको सौंप दिया। अलग और भी कमेटियां थी, कुछ कमेटियों का काम था कि लोगों को मना के भी तो लेके आना, ये चुनाव कराना है, बहुत दिक्कत होंगी। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा? बहुत सारी कमेटियों का निर्माण किया जाएगा, हर एक कमेटी को काम सौंप दिया जाएगा, उसके अध्यक्ष आपको याद रखना है। उस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे बीच में मर भी जाएंगे 1-2, तो फिर चेंज हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसमें कितने सदस्य रहेंगे, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? कुछ समझना, कहानी की तरह याद रखो, ये सब चीजें चल रही है। तो ऐसे हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है? संविधान बन के तैयार हो रहा है। जब हमारा संविधान बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? अब सलाहकार की जरूरत लगेगी। बहुत दिक्कत आ रही है, यही काम फंस गया। कभी कोई मान लो थीसिस लिखते हैं तो क्या हो जाता है? फंस जाते हैं। तो हमारे भाई कॉलेज में नहीं है कोई, तो हम क्या करेंगे? बाहर से किसी प्रोफेसर को बुलाते हैं, बाहर से, मतलब जो संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं है उसको बाहर से बुलाएंगे और उनसे बोलेंगे भैया थोड़ा देखो, मदद करो। तो एक थे कौन से राव थे, कौन थे? BN राव। कौन थे? BN राव साहब को बुलाया गया और BN राव साहब से बोला कि भैया थोड़ी मदद करो, हेल्प करो। तो वो सलाहकार रहे, उन्होंने पूरा सलाह दी हमको कि इस तरीके से काम करना, मगर वो अध्यक्ष नहीं थे। गांधी जी को बोला, गांधी जी दूर से देख के मजे ले रहे थे, तो गांधी जी भी अध्यक्ष नहीं थे। संविधान सभा के गांधी जी भी अध्यक्ष नहीं थे, दूर से वो तो अपने आश्रम में चले गए थे। रघुपति राघव राजा राम वाली कहानी चल रही थी। क्लियर है कहानी? अब देखो क्या हुआ, जब बैठक होती है ना तो एक बोलने वाला स्पीकर भी चाहिए। तो जीबी मावलेंकर एक बहुत बढ़िया बोलते थे, तो उन्हें हमने क्या बना दिया? स्पीकर बना दिया। ठीक है, बहुत सारे किरदार आएंगे इसमें, हम सभी किरदारों को देखेंगे। बोलो इतनी कहानी समझ नहीं आ रही है? जब ये कहानी से आपको समझ नहीं आएगी ना तो ऐसी कहानी की तरह याद रखो। अब मैंने क्या बोला था, मैं वापिस से अब आता हूँ भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इटली पे आते हैं। अब इटली क्या करेंगे? कितने लोगों को पहुंचाएंगे, कैसे चुनाव होगा, चुनाव में कितनी रियासतें होंगी, मुस्लिम लीग के कितने लोग होंगे, कांग्रेस के कितने लोग होंगे, कितने चले जाएंगे छोड़ के, कितने मर जाएंगे, ये सब हम लोग डाटा देखेंगे, फैक्ट देखेंगे। पर कहानी यहाँ तक क्लियर है? चलो अब हम लोग PDF पे आ जाते हैं जहां से आपको चीजें समझने आएंगी। तो हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण।
ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा संविधान बना। अब देखो फटाफट तो बना ही देंगे क्योंकि कहानी समझ में आएगी आप लोगों को। देखिएगा भाई यहाँ पर तो क्या लिखा है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। किसके आधार पर हुआ भैया, देखते जाना, कैबिनेट मिशन। अब एक कैबिनेट मिशन है, एटली के कैबिनेट के 3 मंत्रियों को पहुंचाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं। देखो कौन कौन थे, देखिए यहाँ पर एन एन राव ने पहली बार भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में कर दिया था। 1934 में रख दिया था। क्यों रखा था, क्योंकि ये वहां से घूम फिर के आए थे कुछ लोग, कहां से, गोलमेज सम्मेलन जब था वहां से देख के आए, बढ़िया रहे यार, तो बढ़िया है। तो संविधान सभा का प्रस्ताव तो इन्होंने रख दिया था 1934 में कि एक संविधान सभा होना चाहिए। अब संविधान सभा कैसे बनेगी, कौन बनवाएगा, आगे देखते हैं। अब यहां पे देखिए कहां, 1935 में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कर दी थी। 34 में तो क्या थी, सजेशन दिया था, पर कांग्रेस ने पहले ही मांग रख दी थी कि संविधान सभा का हम लोग गठन करेंगे, पर कर नहीं पाए, उसके लिए समय चाहिए। और इसके बाद संविधान सभा का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा कई बार अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव दिया गया, लेकिन अथा संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही 1946 में बनी। किसके द्वारा बनेगी, कैबिनेट में। इसके पहले सब आए, क्रिप्स मिशन आया, साइमन कमीशन आया, दुनियादारी आ गई, पर वो नहीं बन पाई थी। पर 1946 में क्या हो गया, जब प्रेशर पड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रेशर, विश्व युद्ध का प्रेशर, तो अंग्रेजों को लगा कि भैया अब तो बना दे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, चुपचाप ही निकल के आए, पिट के जाने से अच्छा है कि चुपचाप हम लोग चलें। तो इसलिए उन्होंने 1946 में क्या करवा दिया, कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा बना दी, और संविधान सभा बन गई तो अपना काम हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखिए आ जाओ, देखो अब देखो कैसे कैसे बनेगी निर्माण, कैबिनेट मिशन योजना 1946 याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखो 3 ये जो है, 3 एटली के 3 ये लोग हैं, 3 कैबिनेट मंत्री थे या सदस्य थे, वो आए थे। पहले का नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और अलेक्जेंडर, कौन थे, ए.बी. अलेक्जेंडर। याद रखो कौन थे, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है। अब ये कब आई, वहां से तो आई, प्लेन मिलेन में नहीं, उस समय तो क्या था, जहाज में बैठ के आएंगे तो टाइम लग जाएगा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत के नई दिल्ली पहुंचा। ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या पता क्या आ रहा है, ठीक है। ये 3 लोग सूटकेस में कुछ रख के लेके आ रहे हैं। तो देखो क्या याद रखना आपको, 24 मार्च का दिन था, गर्मी का दिन था, उस समय कैबिनेट मिशन भारत के नई दिल्ली पहुंचा, ठीक है, पहुंच चुका है। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। इसने बताया कि हमारी ये योजना, हम इस तरीके से संविधान सभा बनाएंगे और फिर वो संविधान सभा आपके लिए संविधान बनाएगी। चलिए भाई, कुछ लोग तो उस समय सोच रहा हूँ क्या पता कैबिनेट मिशन कैसे आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, पर लोगों के अंदर खुशी थी, कम से कम आ तो रहा है, संविधान सभा तो बन रही है, उत्साह था कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आजादी मिलने वाली है, लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं। तो इसमें अपनी योजना 16 मई 1946 को, कब, गर्मी में आया था, देखो मार्च में आया था 24 मार्च को, और आके फिर 16 मई तक ऐसा करा, घूमे फिरे, घूम लिया, देख लिया लोगों को क्या करना है, फिर क्या करा, 16 मई 1946 को प्रकाशित किया, ठीक है। और इस योजना की क्या क्या विशेषता है वो अगली स्लाइड पे देखेंगे। देखो भाई विशेषता देखना, अब संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या की 389, ये याद रखिएगा। अब ये सीटों का खेल है, 389 सीट रखी गई। भाई तय तो करना पड़ेगा ना, संविधान सभा बनवा रहे तो कितनी हमें सीट रखना होगी, तो कितनी सीट थी, कुल संख्या 389, 389 याद रखिएगा, 389 कुल संविधान सभा के क्या थे, संख्या थी। इसमें 296 ब्रिटिश भारत, अब भारत नहीं बोलेंगे, ब्रिटिश भारत बोलना पड़ेगा क्योंकि अभी भी गुलाम है, और 93 जो सीटें थी देसी रियासतों की थी, क्योंकि उधर भी देखो जब अंग्रेज थे ना तब भी कुछ ऐसी रियासतें थी जिन पे राज नहीं था, वो अपने स्वतंत्र ही रहते थे, जैसे भोपाल स्टेट, जैसे आपका सिंधिया, होलकर, ये तो स्वतंत्र थे ना, ये स्वतंत्र थे, कश्मीर स्वतंत्र थी, तो अंग्रेजों का थोड़ी इन पे राज चल रहा था। हाँ जूनागढ़, बहुत सारी हैं ऐसी, बहुत सारी देश, कितनी, बहुत सारी मतलब 93, अरे 93 ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र थी, जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थी,
मगर ब्रिटिश भारत की बात करें तो ब्रिटिश भारत से 296 सीटें आई। ठीक है, भारत को आवंटित किया गया और 296 सीटें में 292 का चयन, देखो 296 सीटों में 292 का चयन और 11 गवर्नरों के प्रांत और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए किया गया। मतलब देखो कितनी हो गई थी, 296 तो अपन ने वो सीटें ले ली, 296 से हमने कुछ नहीं ली, कितनी ले ली, 292 सीट ले ली। और जो 11 गवर्नर प्रांत थे और 4 जो थे सीसीए थे, सीसीए बोले तो क्या होता है, चीफ कमिश्नर एरिया वाले जो क्षेत्र थे, वहां से हम लोगों ने 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया गया था। तो टोटल कितनी हो गई थी ये 389। ठीक है, 389 कैसे हुई 389, देखो 292 तो क्या हो गई, 292 तो भारत से ले ली और कहाँ गई वो 93 क्या हो गई देसी रियासतें और 11 हो गए क्या गवर्नर। तो कितने हो गए 3 2 5 6, ठीक है, 9 9 10 11 और 3 316। और यहाँ तो कितनी बता रहा है 389, कम कहाँ हो गई है, कहाँ पर कर दिया ना 93 प्लस करा, तो कम कम नहीं लग रहा, कुछ कम होगा, जोड़ गलत दिया, 9 9 18 19 हो रहा है भैया 8 8 हो रहा है। 296 प्लस 93 तो केवल 9 में बस। कौन सा वापस से कर लेते, देखो 296 सीटें और 93 सीटों में 299 है ना, 292 296 क्यों 296 होते हैं 96 93 कौन सी दोनों जोड़ के कितने हो रहे, इनमें से आवंटन 9 9 18 389 हो गई। चलो अच्छा, इनमें से क्या करा, इनमें से जो 11 4 आवंटन करी है हाँ, उनमें से क्या कर दिया 11 गवर्नर निकल गए, 4 सीसीए निकल गए, 15 लोग निकल गए। आगे देखते हैं चलो क्या हो रहा है, आगे आओ आपको समझ में आ जाने लगी चीज। कहाँ है 296 ब्रिटिश भारत की पहले सीटों का चयन प्रांतीय सभा के सदस्य द्वारा किया जाना था और 93 सीटों का देसी रियासत के प्रमुख द्वारा मनोनयनित किया जाना था। ठीक है, समझ गए, 296 जो था ब्रिटिश भारत की सीटों का चयन करना था और 93 सीटों का देसी रियासतों के जो प्रमुख थे उनका चयन करना था। ठीक है, क्योंकि देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्हें खुद को संविधान सभा से अलग करने का निर्णय ले लिया था। अब कोई भी राजा क्यों जाएगा कि एक भारत एक देश हो बाकी हो, तो उन्होंने अलग ले लिया, हमको नहीं आना, बहुत सारे लोग नहीं आए, वो खाली रह गई, फिर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा अपन को, चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज होगा देखियो, इसको समझ लो, यहां से चीजें समझने आ जाएंगी। टोटल कितनी है 389, उसमें से 296 किसकी है ब्रिटिश भारत की। ठीक है, ये है इलेक्टेड, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव करवा के इलेक्टेड, और कुछ होगी नॉमिनेटेड नामांकित, भैया इनको तो बुलाना ही पड़ेगा। अरे कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको तो बुलाना ही पड़ेगा, ठीक है, उनको तो जैसे मान लो कि अपन शादी की कार्ड करें, शादी का कार्ड देने जा रहे हैं तो अपने चाचा और बड़े पापा को थोड़ी कार्ड देते हैं, वो तो नॉमिनेट है भाई, आना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, तो ऐसे ही तो देसी रियासतों को तो भैया चुनाव नहीं, तुमको आना ही पड़ेगा तुमको। ठीक है, प्रिंसिपली जो स्टेट थे देसी रियासत थे कितनी थी 93 और 296 जो थे ब्रिटिश भारत से थे। ठीक है, अब इसी में से क्या थे 292 और 11 गवर्नर्स क्या कर रहे थे प्रोविंस में आते थे और 4 क्या थे इसमें सीसीए चीफ कमिश्नर प्रोविजन या सीसीपी बोल सकते हो उसे, सीसीए मतलब चीफ कमिश्नर एरिया। ठीक है, और इसमें मुक्त ये 4 थे, कहां से लिए थे, दिल्ली से बुलाया था एक अजमेर से, एक कुर्ग से और एक बलूचिस्तान से, ये 4 सीसीए थे। ठीक है, ये 4 सीसीए थे, ध्यान रखिएगा। तो क्या याद रखोगे 389 कुल सीटें हैं, उसमें से 93 क्या है देसी रियासतें हैं और 296 क्या है ब्रिटिश। इसी 296 में से कितनी है 292 को लीड कौन कर रहा है 11 गवर्नर। ठीक है, और इसमें 4 सीसीए भी हैं जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे, कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो क्या होगा, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। कैसे करेंगे भाई,
भाई प्रत्येक सीट मतलब कौन देख रहा है यहाँ पे? निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से किया गया था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में, भाई ब्रिटिश प्रांत में अलग अलग प्रांत है कि नहीं, कि कितनी यहाँ से सीट लेंगे, यहाँ से कितनी लेंगे, जनसंख्या के हिसाब से। जैसे यूपी, उस समय यूपी क्या हुआ करता था? यूपी जो था कौन सा प्रांत के? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत में ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा आएंगे। सिंध प्रांत, ठीक है, तो ऐसे प्रांत हुआ करते थे। तो जो प्रांत ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा जनसंख्या होगी, तो वहां से ज्यादा, अभी भी तो वही होता है, ठीक है, जो जो प्रांत ज्यादा बड़ा होगा वहां से ज्यादा लोग चुने जाएंगे। देखो फिर क्या था, मुस्लिम और सिख, इनको भी लेना है, मुस्लिमों को भी लेना है और सिख को भी लेना है। और मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो सामान्य लोग होंगे उनको भी लेना है। मुस्लिम को अलग ले रहे हैं, सिख को अलग ले रहे हैं, अब फिर जो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोग कौन? मुस्लिम और सिख को छोड़कर। तो 3 प्रकार के लोग आएंगे, ए बी सी, ठीक है, 3 प्रकार के लोग क्या होंगे? आने वाले हैं। चलो अब देखो भाई किस तरीके से चुनाव होगा, चुनाव को समझ लेते हैं। संविधान सभा का निर्वाचन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। सांप्रदायिकता मतलब समझते हो, भेदभाव नहीं, सांप्रदायिकता के हिसाब से कर रहे हैं। तथा सांप्रदायिकता के आधार पर सीटें आरक्षित की गई थी, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है। जनरल भैया, जो जनरल वाले होंगे कितने थे? 213। मुस्लिम कितने थे? 79। सिखों की संख्या कितनी थी? 4। एससी के कितने थे? 26। एसटी के कितने थे? 33। मतलब सभी वर्गों के लोगों को बुलाया गया था, ठीक है। तो सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था, ध्यान रखिएगा। जनरल कितने थे? 213, मुस्लिम 79, सिख 4 और एससी के 26 और एसटी के, अब देखिए आगे। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामित निकाय थी। मतलब आंशिक रूप से कुछ चुनाव हुए थे और कुछ नॉमिनेट कर दिए थे, नामांकित कर दिए थे, भाई इनको ले जाओ हमारे यहां से। तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए तो 296 सीट जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। जो 1946 जुलाई अगस्त में जो चुनाव हुआ था उसमें 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 208 जो थे वो काय के थे? कांग्रेस के थे। 73 किसके थे? मुस्लिम लीग के थे। और 15 जो छोटे छोटे इंडिविजुअल ग्रुप रहते हैं, जैसे भाजपा, कांग्रेस और जो फिर निर्दलीय, तो वो निर्दलीय थे 15, ठीक है। चुनाव हुए थे कितनी सीटों के लिए? 296 सीटों के लिए। 296 सीटों के लिए चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ? चुनाव हुआ 296 सीटों पर, जिसमें 208 कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे और 15 स्मॉल ग्रुप के थे। ये सब चुनाव खेल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए अब क्या हो गया। कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली और छोटे छोटे समूह को कितने मिल गई? 15 मिल गई। उसी चीज को बढ़िया तरीके से लिख दिया गया। अब देखो यहां पर, अब दिसंबर आया 1946, क्या आया? दिसंबर 1946। और अब ये क्या करेंगे? बैठक खेलेंगे। अब आपको समझ नहीं आ गया भाई संविधान सभा कैसे बन गई, कितनी सीट है, किस कौन कितने, सिख कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, अदर कौन है, कांग्रेस के कितने हैं, मुस्लिम लीग के कितने हैं, याद रहेंगे? बताओ कितने कांग्रेस के थे? कांग्रेस के कितने थे? 208। कांग्रेस के कितने हैं? 208। मुस्लिम कितने हैं? अदर कितने हैं? 70 क्या? नहीं, वो पहले अलग था, ये चुनाव हुए, वो नामांकित थे, चुनाव की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। चुनाव के आधार पर 208 कांग्रेस के हैं, 73 मुस्लिम हैं और 15 इस्लाम, ये चुनाव। और उसके पहले जो 389 थी उसमें क्या थे? नामांकित कर दिया था। बुला लो इनको भैया, ये राजा आप हैं, बुरा मान जाएंगे, इनको बुला लो। इतना समझ में आ रहा है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। कहो अपना मैम। तो बैठक करवाएं। तो बैठक आप लोग समझ गए, पहली बैठक होगी 9 दिसंबर, दूसरी 11, फिर तीसरी 13, ऐसे ही बैठक खेलेंगे और अलग अलग तरीके से बातें करेंगे। चलो देखो भैया क्या हुआ। पहली बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946 को। कहां हुई? नेशनल लाइब्रेरी, जो आज केंद्रीय हॉल है दिल्ली में, नेशनल लाइब्रेरी जो है आज जो केंद्रीय हॉल है हमारा, वहां पर बैठक हुई थी 9 दिसंबर के थे, ठीक है। चाय पानी हुई। और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, किसको? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया किसको? सचिदानंद सिन्हा। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सबको याद रहता है, तक
खुश होने की भी बात नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबको याद रहता है। अब देखो भाई 11 दिसंबर के दिन क्या होगा? 11 दिसंबर के दिन क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर देंगे? संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और देखो भैया H.C. मुखर्जी, तो मुखर्जी जो साहब थे H.G. मुखर्जी को सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो सर VN राव, ये जो VN राव इनको बोलेंगे भैया हमें थोड़ा सा ज्ञान दे जाओ, सलाह दे दो, हमें दिक्कत आ रही है। तो VN राव बोले भैया हम सलाह देंगे पर सभा में नहीं आएंगे, ठीक है। सभा में आना मतलब रोज आना पड़ेगा, और हमें इतनी टेंशन है कि हम दूसरे का भी संविधान बना रहे हैं, ठीक है। तो एक और संविधान बन रहा था, कहाँ का? म्यांमार का, ठीक है। तो म्यांमार के संविधान में भी दिमाग लगा रहे थे। पैसा लेते थे खूब एडवाइजर। अब पता नहीं पैसा लिया था कि फ्री में लिए थे, पर आज के जमाने में तो एडवाइजर जो होते हैं वो पैसा लेते हैं, पर एडवाइस भी तो सही दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। VN राव जो थे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए, और ये संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, ध्यान रखिएगा। हाँ, चाय भी पियेंगे भाई, संविधान भी बनाएंगे। तो अभी तो संविधान रूपरेखा बैठक हो रही बहुत सारा। अब देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो VN राव थे। VN राव संविधान सभा के प्रधान सचिव भी थे। कौन थे? प्रधान सचिव थे। यह भारतीय संविधान प्रारूप निःशुल्क लिखे थे, समझ रहे हो? इसीलिए मैंने पैसे की बात करी थी कि आप लोग बोल दोगे सर ऐसा थोड़ी होता है कि उस समय निःशुल्क लिखे थे। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया मैं निःशुल्क लिख रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लूंगा, ठीक है। और आज के जमाने में कोई लिख देगा? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखना। प्रधान सचिव थे, सलाहकार थे, और यह 60 देशों के संविधान का अध्ययन किए थे। कितने का? 60। और देख लो म्यांमार देश का प्रारूप भी तैयार कर रहे थे, फ्री थोड़ी थे, म्यांमार का भी तैयार कर रहे हैं। बर्मा का नाम म्यांमारी था पहले, बर्मा पहले, हाँ अब म्यांमार। तो ध्यान रखिएगा 60 देशों के संविधान का अध्ययन करे थे भैया, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। हैं? कहाँ पर? कहाँ पर? अच्छा, जेल की बात कर रहा है, तुम भी कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो। नहीं, सुभाष चंद्र बोस को थोड़ी पहुंचाया, सुभाष चंद्र बोस दूसरे में, जहां पर उनको टीबी की बीमारी हो गई थी, वो अलग था। बहुत सारे लोगों को रंगून पहुंचा देते। एक गाना भी था ना रंगून वाला एक, हाँ मेरे पिया गए रंगून जहाँ से पे हैं। अभी भी क्लियर नहीं हुई। उनकी बेटी ने शायद पोती मोती ने कुछ लिखा तो था, अभी बेटी थी क्या बुढ़ी। आ जाओ, तो अपन को क्या याद रखना VN राव के बारे में। VN राव सलाहकार थे, उच्च प्रधान सचिव थे, निःशुल्क लिखे थे, 60 देशों का अध्ययन कर रहे थे, और बर्मा देश का भी ये प्रारूप तैयार कर रहे थे। तो बहुत व्यस्त व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा। तो इनने बोला मैं सदस्य नहीं बनूंगा, ठीक है। कहाँ और भी देशों के होंगे, वो अभी बताया नहीं था इन्होंने उस समय। आ जाओ अगला देखो। अब भाई जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया कि भैया क्या करें बताओ, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, ठीक है, तुमको अंग्रेजी भाषा अच्छे से आती है, बताओ क्या करें। मतलब सिगार पीते थे बड़ा वाला इस तरीके से, कुर्ता मुर्ता बढ़िया गुलाब लगा के, समझ रहे हो। तो इनको बुलाया गया, भाई बताओ करें क्या, खर्चा पानी बहुत हो रहा है, जल्दी बताओ। तो इन्होंने बोला कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब क्या उद्देश्य है हमारा, ठीक है, कब तक ऐसे बैठक करेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव लाए। तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आए? जवाहरलाल नेहरू लेके आए 22 जनवरी 1947 को। अब देखो क्या होगा, उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। लेके कब आए थे ये? 13 दिसंबर को, पर सभी लोगों ने इसको पारित कब कर दिया? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया? सबकी सम्मति से क्या हो गया? स्वीकार कर लिया। और होता कैसे नहीं, जवाहरलाल नेहरू जो लेके आए थे, ठीक है, और कोई लेके आता हो सकता नहीं होता, पर जवाहरलाल नेहरू ने सबको मना लिया। चलिए भाई, तो इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे
कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हो गया तो अब बढ़ मिल के काम करना पड़ेगा, और इतने सारे लोग हैं ये बिल्कुल काम ही नहीं करने दे रहे। एक काम करो, अलग अलग क्या बना दो, कमेटियां बना दो और सबको अपना अलग अलग काम सौंप दो। भैया बताओ 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में हम बैठक करेंगे, सबको ने जो जो काम दिया वो काम करके लेके आना है। ठीक है, सबको होमवर्क दे दिया, सबको दे दिया, किसी को बोला घूम के आओ, अफ्रीका जाओ, यहाँ जाओ, वहां से देख के आओ, लिखो, करो, बनाओ। ठीक है, काम बांट दिए, मतलब कमेटी अलग अलग हो गई थी। तो कितनी कमेटी थी, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।